हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ पर एनसीईआरटी की नई सीरीज स्टार्ट करी है। किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीपीएससी हो, केवीएस हो, यूपी टेट हो, एस टेट, बिहार टेट, कोई भी टेट या कोई भी एग्जाम या इवन एसएससी रेलवे एग्जाम वाले भी पेपर हो, आपके लिए ये एनसीईआरटी के सेशंस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं कंटेंट आपको क्लैरिफाई करती हूँ एक छोटे से वीडियो में, फिर उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में, उसको मैं एक साथ आपके लिए लेकर आती हूँ। प्लस उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेपर आपका एग्जाम्पलर से ही बनता है। जब आप एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पेपर किस तरह से एग्जाम्पलर से बना है। और डायरेक्टली एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाकर कई एग्जाम्स में दिया जाता है, मोस्टली हर एग्जाम में दिया जाता है। आपको मैंने हर एक एग्जाम्पलर के बाद भी ये बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन आपको किस तरह से चेंज करके पूछा गया था। तो ये सब चीजें को देखने के लिए आपको सेशन को ज्वाइन करना है। यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पे अभी वीडियोस आ रहे हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी वाली, ये वीडियोस मैं आपको डेली बेसिस पे भी कर दूंगी, पर जिस तरह से रिस्पॉन्स रहेगा। पर अभी आपको ये ऑल्टरनेट डेज आपको मिल रहे हैं, ये वीडियोस मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। यहाँ पर हर रात आपको, मतलब जो भी ऑल्टरनेट डेज है, रात को 8 बजे एक वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए, किसी का भी समय नहीं वेस्ट करूंगी, जिसको देखना है देख लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के नाम से या एनसीईआरटी न्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, देख लेना अगर कुछ छूट जाता है। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे लाइट वाला, और लाइट वाला चैप्टर का सेशन प्लस उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन, तो आपका लाइट का चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। चलो आओ सीधा सेशन की तरफ चलते हैं, नो बकवास, सीधा काम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के, और पहला क्वेश्चन है आज का, अ सेल, रजिस्टर, अ की, अ मीटर आर अरेंज एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। तो ये सारी चीजें एक तरह से इस सर्किट डायग्राम में अरेंज करी गई हैं। द करंट रिकॉर्डेड इन द अमीटर विल बी। अब आपको निकालना क्या है, आपको करंट निकालना है। मतलब एक तरह से आई यहाँ से पूछा गया है, और इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, मैक्सिमम। अच्छा, ये पूछा गया है कि करंट आपका मैक्सिमम ए में होगा कि बी में होगा कि सी में होगा, ये पूछा गया है। इसका मतलब कि हमें आई के टर्म्स में चीजें पता करनी है कि आई, मतलब एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हर एक सर्किट का हमको आई निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें से आई निकालना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि I1, I2 और ये I3, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तभी हम ये समझ सकते हैं कि किसमें, कौन से सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, या सबका आई क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें दी हुई है आपके लिए। रेजिस्टेंस दिया है, अमीटर दिया है, मतलब हर में एक कॉमन चीज देके रखी है। रेजिस्टेंस, अमीटर की हर चीज में कॉमन देके रखा है। तो हम एक सपोज कर सकते हैं कि एक हम सिंपल कि यहाँ पर इसमें क्या है, करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है। ये हमने एक लेटर सपोज कर लिया। ठीक है, वोल्टेज हर एक केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेजिस्टेंस हर एक केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर हम इसको लेकर मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हम लेकर चल रहे हैं कि जो आपका वोल्टेज है ये सेम है सब जगह, सेम इन ऑल थ्री। और जो आपका रेजिस्टेंस है ये भी क्या है, सेम इन ऑल थ्री। ठीक है, ये दो चीज हमने समझ ली। अब वोल्टेज हमको पता है और रेजिस्टेंस हमको पता है, एक तरह से ये हम सब मान सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या इसमें, जो हमने सीखा था। क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला है। अब V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला है, तो I के टर्म्स में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R हो जाएगा। ठीक है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R। अब यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो I1 क्या हो जाएगा, अब क्योंकि हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस सेम है तो हमने सिंपल V और R के टर्म्स में लिख दिया। तो I1 हो जाएगा V अपॉन में R। I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन में R, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है। और I3 क्या हो जाएगा, I3 भी हो जाएगा V अपॉन में R। तो इसका मतलब कोई भी अगर V हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेटर सपोज V की मैंने 12 वोल्ट ले लिया, R मैंने 2 ले लिया, तो हर में इसका मतलब, लेटर सपोज ये भी सपोज करके देख लो क्या मैं बोल रही हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर V जो है वो ले लिया 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस ले लिया आपका कितना, रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू I1 12 अपॉन में 2, I2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 अपॉन में 2, I3 भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 अपॉन में 3, सॉरी 2। ठीक है, तो दोनों में हर में क्या हो गया, इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि हर में मेरा क्या आया, जो करंट आया वो 2 6 12 6 एम्पियर, यहाँ पे भी 6 एम्पियर, और यहाँ पे भी आपका आया 6 एम्पियर। ठीक है, ऊपर वाले केस की बात हो रही है, इस वाले केस में 6 एम्पियर आया। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि ये तीनों सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो क्या है, एक सा है। अब आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर करंट रिकॉर्डेड, जो करंट आया इन तीनों सर्किट में से, उसमें मैक्सिमम 1 में है कि मैक्सिमम 2 में है कि मैक्सिमम 3 में है, या सेम इन ऑल द केसेस। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, दे आर सेम इन ऑल द केसेस।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस एक हमने क्या किया, अपने टर्म्स में एक वैल्यू ले ली, नहीं भी लेंगे तो वी अपॉन आर ले लेंगे, उससे भी चल जाएगा। वी और आर को ले लेंगे और डायरेक्टली आई1 आई2 आई3 निकालेंगे। जब वी अपॉन आर एक सा है हर केस में, तो करंट की वैल्यू भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट heat produced in the resistor or combination of resistors connected to a 12 volt battery will be। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ से आपसे पूछा गया है हीट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब हीट प्रोड्यूस का मतलब हीट का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर एच का फॉर्मूला हमने कई पढ़े हैं, तो एच के फॉर्मूले आप यहाँ पर सबसे पहले सब लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टार मार्क करके। और स्टार मार्क करने के साथ साथ आप इसको क्या करेंगे, एक इस तरह से कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में सारे फॉर्मूले लिखेंगे एच वाले। एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है। ठीक है, और एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी आई टी। ठीक, एच इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, एच इज इक्वल्स टू, तो ये तीन फॉर्मूले याद रखो। जो मैंने आपको फॉर्मूले वाली शीट लास्ट जो मैंने करवाया था सेशन, तो थ्योरी सेशन था, उसमें मैंने पावर के फॉर्मूलेज लिखवाए थे और हीट का सिर्फ एक फॉर्मूला दिया था, आई स्क्वायर आर टी। इसमें आप ये सारे फॉर्मूलेज को, ये वाला फॉर्मूला हम कर चुके हैं, इसमें बाकी फॉर्मूले को भी आप इंक्लूड कर लेंगे जरूर से। कैसे इंक्लूड कर सकते हो, देखो ये आया कैसे, आई की वैल्यू क्या होती है, या हम ये बोल सकते हैं ये आई की वैल्यू क्या थी, वी अपॉन में आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर है, ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर ये पूछा जाए तो ये सिंपल बोल सकते हो कि हमें एक फॉर्मूला पता है, ये समझ लो सीख लो, तो इससे आपको एक फॉर्मूला भी याद रखोगे तो बाकी फॉर्मूला याद आ जाएंगे। आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, हमें ये पता है कि v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये हमने सीखा हुआ है, तो हम इससे लिख सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू वी अपॉन में r। इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इंटू में r और इंटू में t। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर से r गया तो वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। तो ये पहला फॉर्मूला निकल के आया, क्या ये वाला आया ना। तो इसी से समझ में आता है कि एक फॉर्मूला और ये वाला, मतलब जो दो फॉर्मूले आप यहाँ पर अगर याद करते हैं, एक ये वाला फॉर्मूला एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और एक वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो उससे आपका ये वाला फॉर्मूला जो है वो निकल के आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसमें मैं इसको रब कर देती हूँ और आपको बाकी चीजें जो है वो बताती हूँ, जो उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन है। जस्ट अ सेकेंड, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन से ही ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीट प्रोड्यूस हमें निकालना है, तो हमने हीट प्रोड्यूस का एच का फॉर्मूला हमें लगाना है। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टू अ 12 वोल्ट बैटरी, क्या क्या दिया हुआ है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस वी दे के रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अब इसका मतलब आर की वैल्यू इसमें क्या हो गई, 2 ओम हो गई। फिर यहाँ पर R1 और R2 हम बोल सकते हैं। ठीक है, आर ए की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आर बी की वैल्यू क्या हो गई, सीरीज में लगे हैं दोनों को हम ऐड कर देंगे, 4 ओम हो गई। यहाँ पे ये पैरेलल लगे हैं, तो इसका मतलब ये आपकी आर सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आर सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन आर सी इज इक्वल प्लस 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन आर सी बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में 2, और 2 अपॉन में 2 हो जाता है 1। तो इसका मतलब मैं ये सिंपल लिख सकती हूँ कि आर सी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 ओम आ गई। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल डायरेक्टली इसमें हमने आर की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया हमको, हमको ये मिल गया और आर ए मिल गया, आर ए बराबर हो जाएगा 2 ओम, आर बी बराबर हो जाएगा 4 ओम, और आर सी बराबर हो जाएगा 1 ओम, ये हमको मिल गया। अब पूछा है क्या, हीट प्रोड्यूस, इसका मतलब हमको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहां पर V की वैल्यू हो, R की वैल्यू हो, इस टर्म्स में हमको चाहिए। तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। ठीक है, अब टी को क्या रखो, कॉमन रखो या कांस्टेंट रखो, कैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि पर यूनिट टाइम हर एक ही टाइम इंटरवल में ये सर्किट जो है वो चल रहा होगा। तो उसमें क्या है, हीट प्रोड्यूस पूछ रहे हैं, तो H1 यहाँ पर हो जाएगा आपका, सबसे पहले H1 की वैल्यू आप निकालेंगे। तो H1 बराबर हो जाएगा क्या, पहले वाले केस में फॉर्मूला लगाओ ये वाला, वी स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर टी मतलब 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर अपॉन में आर, आर की वैल्यू 2 है और टी हमने कांस्टेंट रख लिया। सेकंड केस में H2 हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा वापस से V 12 का स्क्वायर अपॉन में आपका आर का वैल्यू क्या आया, 4 आया, और इनटू में टी आया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, H3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H3 बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 1 आया और इनटू में टी आया। अब इसके हिसाब से क्या हो गया, H1 की वैल्यू आ गई 144 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 72 टी, और H2 हो गया आपका
4 और 144 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 36t, और या H3 हो जाएगा आपका 144t। फॉर एग्जाम्पल हमने T1 ले लिया, तो इससे समझ में आया कि अब यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा आया, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन रेजिस्टर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी विल बी सेम इन ऑल द केसेस। नहीं, सेम तो नहीं है, ठीक है। अब ये टी की वैल्यू अगर कांस्टेंट रख देते हैं, तो कांस्टेंट रखने से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रखने से जस्ट अ सेकेंड, ये मान लो 72 आया, ये 36 आया, ये 144 आया, तो इसका मतलब H3 क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। अब यहाँ पर थर्ड वाला केस हमारा मैक्सिमम आया, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैक्सिमम इन थर्ड, मैक्सिमम इन सेकेंड है क्या, नहीं, और मिनिमम इन फर्स्ट है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है, मिनिमम 2 में है, मतलब H2 जो है वो सबसे छोटा है हीट प्रोड्यूस के हिसाब से। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर इससे बड़ा हो जाएगा आपका H1, और फिर हो जाएगा आपका H3। तो यहाँ पर इसका एरो आपका कुछ इस तरीके से लगेगा, मैंने उल्टा एरो लगा दिया, ये इस तरीके से, ये आपका यहाँ पर एरो लगा, तो ये आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हो गया कि H3 मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, H1 फिर आपका क्या है, मीडियम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और H2 है सबसे लीस्ट हीट प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, पर अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये हम इस तरह का क्वेश्चन कर भी चुके हैं, मैंने जब आपको समझाया था, थ्योरी सेशन किया था उसमें था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, यहाँ पर रेजिस्टिविटी की बात करी गई है, रो की बात करी गई है, मतलब हमने फॉर्मुला क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है, ये हमने फॉर्मुला पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर एक बात ये थी कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे निर्भर करता है, ये मैंने आपको बताए थे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसका नेचर ऑफ द मटेरियल, फिर आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ये सब हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है क्या, रो की। रो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो रो जो था सिर्फ आपका दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, ना ये एरिया, ना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट रहता है, और ना ये लेंथ पे डिपेंड रहता है। इंस्टेड ये डिपेंड रहता है क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, और कितना वो टेम्परेचर है, कितना उसका टेम्परेचर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन क्या, लेंथ नहीं, थिकनेस नहीं, शेप नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेचर ऑफ द मटेरियल, या इंस्टेड इसकी जगह टेम्परेचर लिखा होता तो वो भी आपका सही उत्तर हो जाता, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, चीज को समझ लेंगे तो आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा नया क्वेश्चन है, और इसमें एक फॉर्मूला भी अलग सा लगेगा, तो देख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसका मतलब हमको आई की वैल्यू क्या देख रखी है, 1 एम्पियर दे के रखा है, ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट, मतलब एक फिलामेंट के उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है इन 16 सेकंड्स। टाइम कितना देके रखा है, टाइम विल बी 16 सेकंड्स, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और ये फॉर्मूला क्या था हमारा, Q इज इक्वल्स टू, क्विट से Q इज इक्वल्स टू आई टी, इससे मैं ये निकाल सकती हूँ आपका सिंपल I के बराबर हो जाएगा Q अपॉन में T। अब इस फॉर्मूले का यूज करना है, और साथ ही साथ एक नया फॉर्मूला आप यहाँ पर सीखेंगे और अपने बुक में नोट डाउन करेंगे कि Q इज इक्वल्स टू एनी होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला है। लिखो वापस यहाँ पर, Q इज इक्वल्स टू एनी में क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ये फॉर्मूला है, जहां पर N हो जाता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और यहाँ पर E जो हो जाएगा ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नई नोट डाउन करनी है अपने बुक में। अब यहाँ पर Q NE के बराबर है, तो क्या मैं Q की जगह यहाँ पर ये जो ये Q है इसको ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो I इज इक्वल्स टू NE बराबर अपॉन में T। अब यहाँ पर क्या है, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इसका मतलब यहाँ से मुझे N की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है, तो मैं N के टर्म्स में लिख सकती हूँ फॉर्मूले को। N बराबर हो जाएगा आपका I इंटू में टी अपॉन में ई। ई क्या है, आपका चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बराबर हो जाएगा आई 1 है, टी 16 है, अपॉन ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। को सॉल्व करते हैं, पॉइंट से ऊपर 0 गया, 16 से 10 बचा, और इसको एन बराबर हो जाएगा, माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस प्लस हो जाएगा 10⁻20। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, नया था, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है सेशन तो डू लाइक द सेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका अरेंजमेंट आपको समझ में आएगा। इतनी देर से जो हमने पढ़ा है, इतने दिनों से, 1-2 दिन में, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आएंगे कि आपको क्लियर हुए कि नहीं है। हर चीज का ध्यान रखेंगे,
पहला चीज क्या आपको ध्यान रखना है कि सारे जो कनेक्शंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही रहेंगे। आपका करंट जो है, करंट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये आपकी बात हो गई करंट की। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। प्लस हमें क्या याद रखना है यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो अमीटर है वो हमेशा श्रृंखलागत श्रृंखलागत कनेक्टेड होगा, और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल स्थिति में कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स, ये तीन पॉइंट्स यहाँ पर आपको इसको याद रखने हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं। तो पहली वाले केस में क्या है, हाँ यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है पॉजिटिव से, और रेजिस्टेंस से पास हुई, अमीटर तक गई, अमीटर से फिर निकली नेगेटिव से और वोल्ट मीटर पे आ गई। नहीं, यहाँ पर ये गलत हो गया। वोल्ट मीटर को यहाँ पर इन्होंने श्रृंखलागत कर दिया है, बल्कि वोल्ट मीटर को क्या था, उसको समानांतर करना था, पैरेलल करना था, क्योंकि यहाँ पर अमीटर के सीरीज में लगा है वोल्ट मीटर, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है आपको देखना है, नेक्स्ट वाला, कि यहाँ से देखो पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव पे आया, फिर अमीटर जो है रेजिस्टेंस से आगे बढ़ा करंट, और ये श्रृंखलागत पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव में विलीन हो गया। तो इसका मतलब सेकंड वाला हमको कुछ सही लग रहा है, और जो कि सही है भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इन्होंने अमीटर को ही पैरेलल लगा दिया रेजिस्टेंस के, तो ये गलत हो गया। अमीटर पैरेलल में नहीं रहता है, रेजिस्टेंस के आपका ये हमेशा क्या रहेगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में रहता है। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, वोल्ट मीटर को तो लगा दिया पैरेलल में। आओ देख लेते हैं, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव से निकला वोल्ट मीटर, पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर अमीटर को क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था, पर इन्होंने उल्टा कर दिया, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सिर्फ करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा स्टिल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है पूछने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए हम वापस से स्क्रीन को कर लेते हैं थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन है ये, What is the maximum resistance which can be made using the 5 resistors? अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसी से आपका क्वेश्चन सीटेट में लास्ट ईयर पूछा गया था। मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का आपको डिफरेंस देखना था, जो कि मैंने अभी जो एमसीक्यूज जो पीवाईक्यूज वाले हैं वो करवाए, उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया, तो वही ये क्वेश्चन यहाँ से निकला। तो देखो ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट सेशन हो जाते हैं एग्जाम्पल वाले। मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा गया है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा ये याद रखना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करी जाएगी तो खुद सोचो, कोई चीज को अगर ऐसे 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 प्लस कर रहे हो तो वो क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर इसी को मैं डिवाइड के फॉर्म में ऐसे 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 प्लस कर रही हूँ तो वो क्या रहेगी, वो मिनिमम आएगी। इसमें एक यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हमेशा जो रेजिस्टेंस लगे हैं दे विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, हमेशा श्रृंखलागत लगेंगे। तो मैक्सिमम के लिए क्या रहेगा, हमें सीरीज का फॉर्मूला यूज करना रहेगा। मिनिमम अगर जैसे ही हो जाएगा तो हमको इसमें पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसका पीडीएफ में एक्सेस दे दूंगी तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं किसी का वेस्ट करना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस। अब आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, वन और एक रेजिस्टेंस आपको देके रखा है 1/5, तो सिंपल है, आर आपका सीरीज हो जाएगा। 5 रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है, तो 1/5 प्लस 1/5, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। इसका मतलब आर एस की वैल्यू क्या हो गई, 5/5 आई, जो कि हमारी 1 ओम आंसर डायरेक्टली आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस। यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम हमने कैसे देखा, मिनिमम हमको पैरेलल में करना होता है, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे आर। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर भी आर 1/5 ओम है, पर अब क्योंकि आरपी की वैल्यू निकालना है, आरपी बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आरपी बराबर हो जाएगा, हम 1/5 को 5 लिख सकते हैं, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आरपी 1 में आरपी बराबर हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आर की वैल्यू हो जाएगी 1/25 ओम। ठीक है, 1/25 ओम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। हमेशा ये याद रखना कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरीज लगेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कितनी भी बैटरी लगी हो, चाहे एक लगी हो चाहे 100 लगी हो बैटरीज, हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होगा। तो इसीलिए हमको इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये बनाने का तरीका होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपको गलत हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है लास्ट ईयर टीआरई 3 में। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है और किस तरीके से ये लोग क्वेश्चन को निकालते हैं कहाँ। चलो, तो यहाँ पर यह क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपको, वोल्टेज का आपको क्या बताना है, वोल्टेज का फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। ये हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सिंपल एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले को निकालेंगे। ठीक है, और तो पहला फॉर्मूला क्या इसमें दिया हुआ है कि वोल्टेज बराबर है वर्क डन अपॉन में करंट I इंटू में T। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या दिया हुआ है, जो चीजें दी हुई है वो चीजों को नोट कर लो। अब सेकंड क्या दिया हुआ है कि वोल्टेज बराबर है वर्क डन इनटू में क्यू। ठीक है, फिर वोल्टेज बराबर है वर्क डन इनटू में टाइम अपॉन में क्यू, और लास्ट दिया हुआ है कि वोल्टेज बराबर है वर्क डन इनटू में क्यू इनटू में टी। तो आप देखो कौन सा फॉर्मूला आपका करेक्ट है। फर्स्ट फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ, मतलब जो मैंने इसको इलेबोरेट किया है, मतलब सिंपल लिखा है इसको आई और डब्ल्यू के टर्म्स में। तो यहाँ पर मैं ये आई देखो, आई क्या हो जाता है आपको, या क्यू क्या हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हम लिख सकते हैं। क्या हमने ये फॉर्मूला याद ही किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या ये लिख सकते हैं आई इंटू टी की जगह क्यू, तो वी बराबर हो जाएगा, पहले वाले केस को देख हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो उसमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला ठीक है। बी हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में क्यू, हम लिख सकते हैं आई इंटू टी, आई इंटू टी। ठीक है, तो डब्ल्यू इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला मेरा बन के आया और जो कि करेक्ट है, तो ऑप्शन मेरा ये करेक्ट होना चाहिए। मैं फिर भी आगे चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव में बीपीएससी में क्वेश्चन में खेलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, वर्क डन इंटू में चार्ज। तो वर्क डन इंटू में चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो वोल्टेज 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 वर्क डन अपॉन में चार्ज का है, इनटू में तो नहीं है ना, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका डिवाइड का साइन लगा है, इनटू इनटू का साइन नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। फिर वर्क डन अपॉन में, यहाँ पर देखो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q इंटू में T। ठीक है, W, तो इसमें क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने जिसमें W इंटू टू टी अपॉन में Q है, तो नहीं, ये भी हमारा फॉर्मूला गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, W इंटू क्यू इंटू में टी, तो W इंटू क्यू ये भी हमने नहीं पढ़ा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन है, चीजों को समझ लेते हैं। A cylindrical conductor of length L, conductor length L and uniform area of cross section A has a resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has the cross section area. मतलब एक कंडक्टर है जिसका लेंथ दे के रखा है, तो हम यहाँ पर सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, या देखो दोनों में क्या है, हैज रेजिस्टेंस R, दोनों में रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल R लिखोगे, R बराबर हो जाएगा रो, पहले वाले केस में L ओवर A दिया है, और दूसरे वाले केस में क्या देके रखा है, दूसरे वाले केस में देके रखा है अनदर कंडक्टर विद 2L। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R बराबर हो जाएगा रो इंटू में 2L अपॉन में यहाँ पर एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम मटेरियल हैज क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसका आपको A जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर A डैश हम लिख देंगे। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, तो रो L अपॉन में A बराबर हो जाएगा रो इंटू 2L अपॉन में A डैश, कर सकते हैं रो एल से रो एल गया, तो यहाँ पर A डैश बराबर हो जाएगा 2A। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व होकर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, आपका किसी तो एग्जाम में पूछा था। चलो, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट, एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है और उसने एक ग्राफ प्लॉट किया है, वी आई ग्राफ उसने प्लॉट किया है 3 सैंपल्स का। तो उसने वी आई ग्राफ है, मतलब एक तरफ वी लिया है, एक तरफ आई लिया है, ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1, और सबका उसने क्या है रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इसका दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब ये समझ लो कि एक तरह से उसने हर एक एक्सपेरिमेंट को उसने किया और उसके बाद उसने एक ही ग्राफ पे
प्लॉट कर दिया। वी आई मतलब आई ऑफ वोल्टेज करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ बना है, जिसमें रेजिस्टेंस उसने R1 R2 R3 इसने प्लॉट किया है। ठीक है, अब ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, R1 बराबर R2 R3 है, या बड़ा है, या छोटा है, या क्या है। ठीक है, अब इस ग्राफ में आपको सबसे पहले स्लोप समझना होगा कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप आप ये समझ सकते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस पे क्या है आपका करंट है इज इक्वल्स टू I, और x एक्सिस पे है आपका वोल्ट v। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था हमारा, v इज इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल्स टू I R। इससे मैं लिख सकती हूँ क्या कि I अपॉन v क्या हो जाता है 1 अपॉन R। तो हम ये लिख सकते हैं सिंपल कि स्लोप बराबर हो जाएगा I अपॉन v के इज इक्वल्स टू I अपॉन R, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे मैं ये समझ सकती हूँ कि स्लोप जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। ठीक है, ये हमने यहाँ से पॉइंट निकाल लिया। अब जिसका जितना ज्यादा स्लोप, स्लोप क्या मतलब होता है, स्लोप आप स्लोप से क्या समझ सकते हो, जिसकी जितनी ज्यादा क्या रहेगी ऊंचाई, मतलब जितना स्पीड, जैसे ये है तो ये अगर इसका स्लोप ये वाला स्लोप या ये वाला स्लोप, किसका स्लोप ज्यादा है, तो जिसकी ऊंचाई ज्यादा रहेगी। ऊंचाई कैसे समझेंगे, जिसका एंगल ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका ये एंगल है और इसका ये एंगल है, किसका एंगल ज्यादा, तो इसका मतलब स्लोप 1 बड़ा है किससे, स्लोप 2 से, हम ये समझ सकते हैं। अब इसी जगह पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, पहले वाले का एंगल इतना, दूसरे वाले का एंगल इतना और तीसरे वाले का एंगल इतना, तो किसका एंगल ज्यादा, आपका R1 रेजिस्टेंस का एंगल ज्यादा। R1 रेजिस्टेंस का एंगल ज्यादा, इसका मतलब ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया और ये आपका S3 हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या आया आपका, ये देखो स्लोप, स्लोप S1 का ज्यादा है, S1 का स्लोप ज्यादा है और S2 का फिर उससे कम है और फिर S3 का है। ये हमें समझ में आई बात। अब स्लोप इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, इसका मतलब कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, सबसे कम। तो S1 का रेजिस्टेंस सबसे, मतलब S1 क्या है, सबसे ज्यादा स्लोप है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि R1 क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर R2 होगा और फिर आपका R3 होगा। इसका मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो R का 3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर R2 का होगा और फिर R1 का होगा। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्लोप हम कैसे देखते हैं, एंगल से देखते हैं, जिसका एंगल सबसे ज्यादा उसका स्लोप सबसे ज्यादा, और जिसका स्लोप सबसे ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्स है, प्रोपोर्शनल रेशियो है, तो जिसका S1 सबसे ज्यादा आया उसका R1 क्या रहेगा, सबसे छोटा, या उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सबसे छोटा। ठीक है, तो यहां पर हम समझ गए कि हमारा ऑप्शन क्या क्लियर हुआ कि R3 सबसे बड़ा है और R2 उससे छोटा और फिर R1 उससे छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, स्लोप से आपको उसको निकालना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर is increased by 100%, assume that the temperature remains unchanged, the increase in power dissipated will be। ठीक है, चलो आओ जल्दी से देख लेते हैं। तो करंट आई थ्रू और रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 10 11 100%, तो इसका मतलब देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि आई न्यू बराबर हो जाएगा कितना, पहले आई था और फिर क्या हुआ 100% इंक्रीज हो गया, आई प्लस 100% ऑफ आई। ठीक है, आई करंट रेजिस्टर से जा रहा था और जो कि 100% इंक्रीज हो गया। तो पहले करंट कितना था, तो अगर इनिशियल बोलूं, इनिशियल इनिशियल करंट आई था, अब करंट आई न्यू क्या हो गया, आई प्लस 100% ऑफ आई। तो आई न्यू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आई न्यू बराबर हो जाएगा आई प्लस 100%, कैसे हो जाएगा 100 अपॉन में 100 इंटू में आई। तो मैं इसमें ये बोल सकती हूँ 100 से 100 गया, तो इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि आई न्यू हमारा कितना आया, 2 आई आ गया। ठीक है, आई न्यू हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या निकालना है यहाँ पर, पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला निकालना है। तो पावर का क्या फॉर्मूला हो जाता है, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये सब हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। अब पावर ये क्या थी, ये एक मतलब स्टार्टिंग में पावर थी या इनिशियल बोल सकते हैं, इनिशियल। अब आगे मतलब न्यू पावर क्या हो जाएगी, पावर न्यू बराबर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर में क्या हो जाएगा, आई क्या आई हमारी वैल्यू 2 आई का स्क्वायर और आर, तो ये आ जाएगा 4 आई स्क्वायर आर पावर न्यू। ठीक है, ये आई वैल्यू। अब पावर
जो इनिशियल थी हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे, आई स्क्वायर आर की जगह पे पी लिख सकते हैं। तो पावर न्यू बराबर हो जाएगी 4p के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर पूछा है आपसे क्या, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, मतलब चेंज एक तरह से यहाँ से पूछा गया है। तो पावर न्यू हमारी 4p आ गई। तो परसेंटेज चेंज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में देके रखा है। तो परसेंटेज चेंज बराबर हो जाएगा चेंज अपॉन में ओरिजिनल इंटू में 100। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पर 4p आया, 4p माइनस में इनिशियल p अपॉन में ओरिजिनल p इंटू में 100। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा आपका, 4p माइनस p 3p अपॉन में p इंटू में 100। p से p गया तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा 300%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये सॉल्यूशन मैं इसी पे करे रहने देती हूँ, आपको ऐसे ही पीडीएफ पहुंचा दूंगी अगर आपको चाहिए रहेगी तो। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन द टेलीग्राम सेशन। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी नहीं बदलती जब, कब नहीं बदलती, मटेरियल के चेंज करने पे क्या होता है, क्या बदल जाती है, बताओ। ये क्वेश्चन मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपको होमवर्क में दे दूं क्या इस क्वेश्चन को। चलो इसको आप इसको स्टॉप करो और इसको खुद करो, और उसके बाद इसका आंसर मार्क करके चेक करने के लिए मेरे पास देखो इसको कैसे सॉल्व किया होगा आपने, आपका आंसर आ गया होगा। देखो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी दो चीज पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, नॉर्म पे, और एक आपका हो गया टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये दो चीज पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, क्या होगी चेंज, हाँ होगी, तो ये नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या ऑप्शन है कि टेम्परेचर इज चेंज, अगर चेंज करेंगे तो क्या रेजिस्टिविटी पे कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं भाई आएगा बदलाव, क्योंकि इन दोनों पे तो डिपेंड होती है। द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, in an electrical circuit, three incident bulbs A, B, C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to electric source. Which of the following is likely to happen regarding the brightness? ये क्वेश्चन सीटेट का पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी का पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई और एग्जाम्स में मैंने देखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे कि हमेशा एक बात याद रखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करी गई है। तो पैरेलल में जिस भी बल्ब का पावर ज्यादा होगा वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखना होता है कि पैरेलल में इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम पावर के, कि जितना ज्यादा पैरेलल में अगर बल्ब कनेक्टेड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पावर के। जितना ज्यादा बल्ब का क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका जितना ज्यादा पावर रहेगा वो उतना ज्यादा क्या रहेगा, ग्लो करेगा। अब डायरेक्टली ये रिलेशन समझ सकते हो कि पैरेलल में बल्ब है तो प्रोपोर्शनल है उसके पावर के और प्रोपोर्शनल ग्लो से, जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा ग्लो करेगा। अब यहाँ पर क्या है, 40 60 और 100 वॉट का दिया हुआ है, तो किसका सबसे ज्यादा पावर है, 100 वॉट का सबसे ज्यादा पावर है। तो इसका मतलब 100 वॉट वाला अब ये किस तरह से कॉम्बिनेशन में लगे होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर मान लो 40 वॉट, यहाँ पर 60 वॉट और यहाँ पर 100 वॉट के बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब कौन सा सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, तो 100 वॉट वाला सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। तो ब्राइटनेस ऑफ ऑल विल बी द सेम, नहीं, ब्राइटनेस ऑफ ए विल बी मैक्सिमम, नहीं, ब्राइटनेस ऑफ बी विल बी मोर देन दैट ऑफ बी, विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। बी की ब्राइटनेस ज्यादा है किससे, ए से, ब्राइटनेस ऑफ सी विल बी लेस देन दैट ऑफ, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि ब्राइटनेस आपकी बी की ज्यादा है किससे, ए से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा ब्राइटनेस, सिंपल लिख सकते हो, पावर इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, क्या रहेगा, पैरेलल के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं आज के, और 17 ही क्वेश्चन है इसमें, बस खत्म ही होने वाला है सेशन। In an electrical circuit, two resistors 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series with 6 volt battery. The heat dissipated by a 4 ohm resistor in 5 seconds will be. देखो एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट है जिसमें 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है। 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टर लगा है। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी से ये लगा हुआ है। द हीट डेसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर, अब पूछा क्या है, हीट डेसिपेशन पूछा है, 4 ओम रेजिस्टर से हीट डेसिपेशन पूछा है। तो अभी हम सिंपल V इज इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे। V इज इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन में R हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 अपॉन में आपका ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में
2 प्लस में 4, तो यहाँ पर 6/6 1 एम्पियर आ गया। अब हमें करंट मिल गया है 1 एम्पियर। अब हम हीट डेसिपेशन निकाल सकते हैं। तो हीट डेसिपेशन किस तरीके से निकालोगे, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, H हमको निकालना है, आई स्क्वायर हमें पता है 1 का स्क्वायर, आर हमको अब किस वाले रेजिस्टेंस पे निकालना है, 4 ओम रेजिस्टेंस पे निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। इंटू टी क्या हो जाएगा आपका 5 सेकेंड रजिस्टर में इसमें दिया है, तो H बराबर हो जाएगा 20 जूल। यूनिट को कभी मत भूलना, 20 जूल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220। भाई ये पावर वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये मैंने केवीएस में बहुत देखे हैं। ठीक है, An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 वोल्ट। तो पावर कितना देके रखा है 1 किलोवाट। A fuse wire of what rating will be used। ठीक है, कितना मतलब फ्यूज वायर कितने का होना चाहिए। ठीक, अब देखो पावर 1 किलोवाट देके रखी है, वोल्टेज कितना देके रखा है 220 वोल्ट। पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा V इंटू में I होता है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 तो वॉट हो गया। तो 1000 इज इक्वल्स टू आपका ये V है 220 इंटू में I, तो इसको गया 2 1 2 1 2 2 5 10 0 और I की वैल्यू आ गई 4.5 एम्पियर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आई आया क्या आपका 4.5 एम्पियर, तो फ्यूज वायर को 4.5 एम्पियर से ज्यादा होना होगा। ठीक है ना, तभी तो क्या रहेगा फ्यूज वायर, उसमें कितना यूज करना है, फ्यूज वायर उससे थोड़ा सा ज्यादा का यूज करते हैं। ठीक है, जितना करंट फ्लो हो रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा का फ्यूज वायर उसमें फ्लो करा जाता है, जैसे कि थोड़ा सा भी अगर करंट ज्यादा फ्लो हो तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाए, फ्यूज वायर टूट जाए। ठीक, तो अब आई की वैल्यू हमारी कितनी आई 4.5 एम्पियर आई। तो अब हमें आई की वैल्यू इसमें से करंट की वैल्यू ऐसी चुननी है जो कि इस वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा हो। अगर यहाँ पर ऑप्शन 1 होता, 2 होता, 5 होता और 6 होता तो हम क्या चुनते, हम 5 चुनते। अगर यहाँ पर 1 होता, 2 होता, 6 होता और 4 होता तो हम क्या चुनते, तो हम 6 चुनते। इसका मतलब कि हमें 4.5 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू को, जो आपका करंट है उसकी वैल्यू को, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू को चुनना है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन था। बात को समझो, इसमें क्या चीज आपको समझने वाली है। क्वेश्चन आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इजी है, सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस वायर का, कितने का फ्यूज वायर की रेटिंग का, मतलब कितने एम्पियर का फ्यूज वायर यहाँ पर यूज होना चाहिए। तो एक जो सर्किट है मेरे घर में, जो ये सर्किट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 4.5 एम्पियर का। अब इस 4.5 एम्पियर से थोड़ा सा ज्यादा मुझको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, थोड़े से ज्यादा का इस पूरे सर्किट में घर के लगा होगा क्या, फ्यूज वायर लगा होगा थोड़े से ज्यादा का। तो थोड़े से ज्यादा का यहाँ पर 5 एम्पियर आ गया। अगर यहाँ पर 5.5 आता तो मेरा आंसर 6 हो जाता, इससे रिलेटेड मेरा आंसर हो जाएगा हर बार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, और शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स आ गए, उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन से मतलब रहता है। 2 resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will be। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो अब 2 रेजिस्टर्स हैं, लगा दो भाई। रेजिस्टेंस 2 ohm 4 ohm when connected to a battery will have 2 ohm। अच्छा, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू व्हेन दे कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो जब हम 2 ohm और 4 ohm को, ये आपका रेजिस्टर्स को इस तरह से लगा रहे हैं और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, सेम करंट फ्लो थ्रू व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में हमेशा करंट सेम नहीं रहता, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर 2 ohm इस तरह से 2 ohm और 4 ohm को अगर कनेक्ट किया गया है रेजिस्टर में पैरेलल में, तो क्या सेम करंट फ्लो करेगा यहाँ से, अगर करंट फ्लो हो रहा है इधर से तो क्या इसमें सेम करंट जाएगा, नहीं। यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, इस केस में करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ ये बात ठीक है, जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या रहता है, ये आपका दोनों में सेम रहता है, सेम फ्लो करता है, ये ऑप्शन ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं रहेगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। क्यों, अब देखो ये सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर सेम नहीं होगा।
वोल्टेज आपका क्या रहता है, जब आप पैरेलल में कनेक्ट कर, जब यहाँ पर वोल्टेज सेम नहीं रहेगा, जब सीरीज की बात हो रही है, यहाँ पर वोल्टेज क्या रहता है, अलग अलग रहता है। वोल्टेज सीरीज में सेम नहीं रहता, वोल्टेज सेम नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वही सारा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया था पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन। तो पावर क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। ठीक है, अब पावर इंटू वी इंटू आई हो गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू में एम्पियर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये सेशन कैसा लगा बताना। इसके बाद लाइट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट के चैप्टर के हम एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद ऑनलाइन पढ़ाई। थैंक यू।